Hello everyone, this is Kiran. Today we will discuss our next topic, measures of dispersion. यहाँ पर हम definition देते हैं डॉक्टर बाउले की. Dispersion is the measure of the variation of the item. Means dispersion जो है वो variation को measure करता है और हम आगे इसका एक example भी देखेंगे. यहाँ पर एक और definition दी गई है स्पिगेल की. उनके अकॉर्डिंग क्या है? The degree to which numerical data tend to spread about an average value is called the variation or dispersion of data. तो हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल से कि हम कैसे वेरिएशन को मेजर कर सकते हैं. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, हमने 3 फैक्ट्रीज लिए हैं, फैक्ट्री ए बी एंड सी, और उनमें जो वेजेस दी जा रही हैं 5 लेबर की अगर हम बात करें, मान लिया कि हमने 5 लेबर्स है और 5 लेबर को जो वेजेस दी जा रही हैं ए फैक्ट्री में वो 400 है, सेकेंड लेबर को 400, देन 400, 400 एंड 400. इट मीन्स जो भी लेबर ए फैक्ट्री में काम कर रही है उनको दी जाने वाले वेजेस इक्वल है. इट मीन्स यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं है. अगर वहीं बी फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो लेबर को वेजेस दी जा रही है, जैसे फर्स्ट को 350, देन 380, 400, 420, 450, तो यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंस देखें तो कम है. इट मीन्स यहाँ पर वेरिएशन जो है इन वेजेस वो कम है. सी की अगर बात करें, सी फैक्ट्री में जो वेजेस दी जा रही हैं दैट इज 50, सेकेंड को 75, देन 400, 725, देन 750. तो यहाँ पर हमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है. इट मीन्स जो फैक्ट्री सी है यहाँ पर वेजेस में जो वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा है, बी फैक्ट्री में कम है, और जो हमारी ए फैक्ट्री है इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डिस्पर्सन है वो वेरिएशन को मेजर करता है. Our next heading is purpose and importance of the dispersion. First importance is comparative study. The main purpose of the measure of dispersion is to compare extent of variation among the two or more series. Next is to verify the reliability of an average. The measure of dispersion is helpful. The extent to which a measure of a central tendency is a real representative of the mass of data. In fact, average is a basis for measuring the extent of variation. फिर next आता है हमारा control of variability. The main purpose of the measure of dispersion is to control the variation and causes of variation. ये भी इसकी एक importance है. उसके बाद next आता है to know the variability. Measure of dispersion are used to indicate within group the items different from another in size. But next importance is helpful in knowing limit range. For the purpose of the method of limits like interquartile, percentile, range, etc. are used. So these are the some importance of dispersion. Next point आता है हमारा properties of good measure of dispersion. They are simple to understand. They are easy to calculate. Clear and stable definition. They are rigidly defined. Algebraic treatment is possible. Less effect of change in sample based on all the observation. तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन की. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन. दो मेजर्स हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर. पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेजर क्या है और एब्सोल्यूट मेजर किसे कहते हैं. एब्सोल्यूट मेजर्स expressed in terms of the original unit of the series means इन्हें उन्हीं इकाइयों में व्यक्त किया जाता है जिनमें मूल आंकड़े होते हैं. जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्राइस है, प्राइस को हम रुपीज में डिफाइन करते हैं. अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम मीटर में डिफाइन करते हैं. अगर हम वेट की बात करें तो वेट को हम किलोग्राम में
डिफाइन करते हैं। मीन्स हमारे जो भी डेटाज होंगे उन्हें हम ओरिजिनल यूनिट में ही व्यक्त करेंगे। तो ये एब्सोल्यूट मेजर्स होंगे। अगर रिलेटिव मेजर की बात करें तो रिलेटिव मेजर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड रेशियोज। तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि इंडिया में 26% जो पॉपुलेशन है इज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो परसेंटेज आ गया 26%, इट मीन्स ये रिलेटिव मेजर होगा डिस्पर्सन का। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स में हम कौन कौन से मेथड्स करेंगे, इसमें रेंज आ जाएगा हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज हम इसमें करेंगे, फिर मीन डेविएशन आएगा इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंज का। तो ये एब्सोल्यूट मेजर है। रिलेटिव मेजर में हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वन बाय वन हम इसे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा रेंज। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। अब इसे हम मेजर करने का जो फॉर्मूला क्या है, आर जो है हमारा रेंज है, एच इज यूज्ड फॉर हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज एंड एल इज यूज्ड फॉर लोवेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। अगर कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू प्लस में लोवेस्ट वैल्यू। तो आगे हम इससे रिलेटेड कुछ अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड जो है एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन देखेंगे। रेंज के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दी हुई हो, इंडिविजुअल मीन्स जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ना दी हो, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि वेजेस गिवन है हमारे पास 50, 60, 70, 80, 200 एंड लास्ट 500। अगर हमें रेंज फाइंड आउट करना है, अभी हमने इसका फॉर्मूला किया था कि रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू देख लेंगे, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 500 एंड लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 50, यानी कि 500 माइनस 50, इट मीन्स रेंज क्या होगा हमारा 450। अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसका फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था पीछे कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय में हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट वैल्यू। तो अब हमें हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को देख लिया कि 500 हमारी हाईएस्ट वैल्यू है एंड जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितनी है 50। तो 500 माइनस 50 डिवाइड बाय में 500 प्लस में 50 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.82। इट मीन्स रेंज क्या है हमारा 450 एंड कैलकुलेशन सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है हमारा 0.82। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी एरे एंड द रेंज, जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, मार्क्स हमारे पास गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है कि नंबर ऑफ वन स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं 10 मार्क्स हैं, इसी तरीके से 24 स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं 12 मार्क्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं 18 मार्क्स हैं। तो जब इसे हम फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स ले लेंगे एंड द लोवेस्ट मार्क्स ले लेंगे स्टूडेंट के। तो सेम जैसे अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट यहाँ पर मार्क्स ले लेंगे, हाईएस्ट 18 मार्क्स एंड द लोवेस्ट कितने मार्क्स हैं 10। तो 18 माइनस 10 हमारा आंसर हो जाएगा 8, 8 हमारा क्या है रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को पहले लोवेस्ट वैल्यू से माइनस करके और डिवाइड कर देंगे उसको हम हाईएस्ट प्लस में लोवेस्ट वैल्यू से, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.29। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आंसर होगा। तो इस तरीके से हम अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम सेम फॉर्मूले से रेंज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज में दिया गया हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज इस तरीके से 5 to 10, फिर 10 to 15, देन 15 to 20, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 4, 9, 15, 30 एंड 40। तो मिड वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है 5 और 10 की, तो ये क्या करेंगे, 5 प्लस 10 डिवाइड बाय में 2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5। सेम नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी क्या है, 10 to 15, तो 10 प्लस 15 डिवाइड बाय में 2, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। देन नेक्स्ट को सेम 15 प्लस में 20 डिवाइड बाय में 2 कर देंगे तो हमारी मिड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 17.5। इस तरीके से हम अपनी सारी मिड वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। इस हमारे क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40, और 40 की मिड वैल्यू क्या है, 7.5। तो 7.5 जो है हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी। अब लोवेस्ट फाइंड आउट करना है, तो लोवेस्ट के लिए लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो दैट इज 4, और 4 की मिड वैल्यू क्या है, 7.5। तो हाईएस्ट वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, लोवेस्ट वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसको जो हमने रेंज का जो फॉर्मूला है और जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है उसमें इन वैल्यूज को पुट करके हम दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। तो सबसे पहले हमें Q1 एंड Q3 की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और Q1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी पहले हमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना होगा, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 4th आइटम। n कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हम यहाँ ले लेंगे, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारी 11 है, तो 11 प्लस 1 अपॉन में 4, इट मीन्स थर्ड आइटम। तो यहाँ से थर्ड आइटम हम देख लेंगे, दैट इज 20। तो 20 जो है हमारा क्या होगा, Q1। फिर नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे Q3। Q3 में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, n प्लस 1 अपॉन में 4। तो ये जो 3 है यहाँ पर, ये Q3 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हमारा n प्लस 1 अपॉन में 4 जो आंसर होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9th आइटम। तो 9th हम यहाँ से चेक कर लेंगे, 9th क्या है हमारा 50, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q3। हमने Q3 भी फाइंड आउट कर लिया, Q1 फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 20। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे क्वार्टाइल डेविएशन में। क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2। Q3 हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 50, 50 माइनस में 20 अपॉन में 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1, तो ये 50 माइनस में 20 अपॉन में 50 प्लस में 20, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.43। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन आती है तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास पेजेस भी गिवन है 10, 20, 30, 40, 200। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 8, 20, 35, 42, 20, 28, 26, 16 एंड 2। तो सबसे पहले हम, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। इसके लिए हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा 2, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 हमारी CF होगी। देन 10 में 20 ऐड करेंगे तो 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। 30 में 35 ऐड करेंगे तो
65 हो जाएगी। 65 में 42 ऐड करेंगे तो 107 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके से हम बाकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो फॉर्मूला हमने जो अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में किया था, सेम फॉर्मूला यूज करके हम दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले में Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। Q1 निकालने का सेम फॉर्मूला है n+1 अपॉन में फोर्थ आइटम। यहाँ पर n जो है वो फ्रीक्वेंसी इसका टोटल है। जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा 199 टोटल आएगा, या फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो भी सेम रिजल्ट देती है। तो 199 + 1 अपॉन में 4, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो गई हमारी 50th आइटम। 50th आइटम को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि ये कहाँ पर लाई करती है। तो ये 65 में लाई करेगी 50th आइटम। इट मीन्स हमारा जो Q1 होगा वो होगा 40, दैट इज 40। देन Q3 निकालेंगे। Q3 निकालने के लिए सेम n+1 अपॉन में 4, और जो हमारा आंसर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे भी हमने ऊपर निकाला है सेम निकाला है ये, तो हमारी 50th आइटम थी। 50th को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150th आइटम आ जाएगी। 150th आइटम को अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे ये कहाँ लाई करती है। तो 150th आइटम 155 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगी। इट मीन्स Q3 हमारा होगा 70। तो हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। Q3 इज 70 एंड Q1 इज 40। तो अब हम दोनों वैल्यूज को इन फॉर्मूलाज में पुट करके क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वार्टाइल डेविएशन का सम लेंगे। अगर क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज में दिया हुआ है, जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज मीन्स अगर ईयर जैसे हमारे पास दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, तो इसे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं। ईयर हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स भी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया था, तो सेम वैसे ही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जैसे 4 है हमारा फर्स्ट, फिर 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14, 14 + 15 29, 29 + 20 49। तो इस तरीके से हमारी जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 60। अब हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, जो हम लोग पीछे भी सम करके आए हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2, एंड कोएफिशिएंट जब फाइंड आउट करना हो तो Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। इट मीन्स सबसे पहले हमें वैल्यू Q1 की एंड Q3 की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जब हम Q1 को फाइंड आउट करेंगे तो जैसे प्रीवियस में हम ले रहे थे n+1, तो यहाँ पर सिंपल साइज ऑफ n अपॉन में फोर्थ आइटम। तो जब n यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ पर्सन जो है इसका टोटल है, टोटल जब हम करेंगे तो ये 60 आएगा। या फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रिजल्ट देती है, तो दैट इज 60। तो 60 अपॉन में 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 15th आइटम। अब Q1 को आगे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे हम फाइंड आउट करने के लिए। Q1 = L1 प्लस में n अपॉन में 4, जो भी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय में I। ये जो L है दैट इज लोअर लिमिट, I इज क्रॉस इंटरवल। तो अब देखो L1 सबसे पहले हमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। CF हमारा क्या होगा, F क्या होगा, क्लास इंटरवल क्या है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम यहाँ से देखेंगे। 15 जो है, जो भी हमने ऊपर Q1 को फाइंड आउट किया, 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है, यहाँ 29 में। तो 29 में यहाँ
ईयर जो दिया हुआ है इसमें से लोअर लिमिट जो लोवेस्ट है वो क्या है 40। L1 हमारा क्या होगा 40। n अपॉन में 4 अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया तो यहाँ 15 आ जाएगा। 15 माइनस में CF। CF हमेशा इसका ऊपर वाला लेंगे तो ये हमारा CF होगा, यानी कि जिस भी CF में हमारी 15th आइटम लाइक कर रही थी उससे ऊपर वाला जो CF है वो हम यहाँ लेंगे। F हमारा 15 होगा और I क्लास इंटरवल मीन्स कंटिन्यूस सीरीज में जो कितने का गैप है तो दैट इज 20। तो I हमारा क्या हो जाएगा 20। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41.33। तो दैट इज Q1। Q3 भी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अब n अपॉन में 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45th आइटम। 45th आइटम को सेम अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि वो कहाँ लाई करती है, तो वो लाई करेगी 49 में। तो इट मीन्स 49 में क्लास इंटरवल लोवेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा होगा 60। ठीक है, सेम 3 अपॉन में n अपॉन में 4 अभी हमने फाइंड आउट किया 45 दैट इज 45 माइनस में CF। ये 45th आइटम जो है 49 में लाइक कर रही थी, इट मीन्स इसके ऊपर वाला क्या होगा हमारा CF। तो यहाँ हो जाएगा 29 हमारा CF। F हमारा 20 सेम इसके जो सामने वाला होता है, जो जहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लाइक कर रहा है उसके सामने वाला जो हमारी डिजिट होगी दैट इज F 20 हो जाएगा। और I हमारा सेम क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है तो 20 का डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई बाय में 20। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76। Q1 हमने फाइंड आउट कर लिया, Q3 हमने फाइंड आउट कर लिया। दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन के जो हमारे फॉर्मूलेस थे उन दोनों में इसको पुट करके क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे लॉरेंस कर्व। Lorentz curve is a measure of deviation of actual distribution from the line of equal distribution। तो अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन लॉरेंस कर्व का दिया हो तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे ये अब हम देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में इनकम गिवन है एंड नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है। तो सबसे पहले हम जो हमारी इनकम है जो एक्स है हमारा, इसकी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जैसे अभी पहले भी पीछे फाइंड आउट किया है तो फर्स्ट 100 आएगी, 100 प्लस में 200 हमारी क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 300। देन 300 में हम लोग 400 ऐड करेंगे तो दैट इज 700 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरीके से हम बाकी की भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनकम का एक्स का जो हमारा समेशन है टोटल कितना है 2000 यहाँ पर, और हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट होगी दोनों सेम होंगी। इसके बाद हम CF यानी कि जो भी हमने CF फाइंड आउट किया था इनकम का, इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालना है, 100 जो हमारी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 100 को डिवाइड कर देंगे 2000 से। यहाँ 100 डिवाइड बाय में 2000 और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय में 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा दैट इज 5%। सेम नेक्स्ट के निकाल लेंगे जो हमारा CF था, नेक्स्ट CF था हमारा 300। 300 डिवाइड बाय में 2000, ये जो अभी हमने समीशन लिया डिवाइड बाय में 2000 मल्टीप्लाई बाय में 100। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 15। सेम 700 को जो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 700, 700 डिवाइड बाय में 2000 मल्टीप्लाई बाय में 100 तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो इस तरीके से बाकी परसेंटेज जो इनकम का परसेंटेज है CF का जो भी हमने निकाला था वो हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स F भी गिवन है दैट इज 80, 70, 50, 30 एंड 20। सेम प्रोसेस से हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे
उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे हम इस एफ का, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट 80, 80 प्लस 70 150, 150 में जो 50 ऐड करेंगे तो दैट इज 200 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके से हमारी जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 250, और जब f का हम समेशन करेंगे तो वो भी सेम आएगा, दैट इज 250। अब हम परसेंटेज निकालेंगे CF का, यानी कि CF ये जो अभी हमने F का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी इसी का परसेंटेज निकालना है। तो 80 को अब हम डिवाइड करेंगे समेशन F से, यानी कि 250 से। 80 अपॉन में 250 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो हमारा परसेंट कितना आ जाएगा 32। सेम अब 150 को हम लोग 250 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। अब 200 नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेम समेशन F 250 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। इस तरीके से हम सारी परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ पर। 100 लास्ट हमारा परसेंटेज है 100। अब इसी टेबल को जो भी हमने परसेंटेज फाइंड आउट किए हैं, जो भी हमने परसेंटेज फाइंड आउट किए, इन्हीं को यूज करके अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं हमने क्या ले लिया, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स, ये वाला पर्सन। उसके बाद ओ वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, सॉरी यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पे हमने ये वाला लिया है, परसेंटेज ऑफ पर्सन हमारा ये है परसेंट। और ओ वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ इनकम, जो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी परसेंटेज ऑफ इनकम, हमने यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 100 इस तरीके से ले लिया। परसेंटेज ऑफ इनकम भी सेम 10 20 30 40 50। अब नंबर ऑफ फर्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन में हमारा फर्स्ट क्या था 32। तो 32% जो है उनकी इनकम कितनी है, कितने परसेंट है 5%। तो यहाँ से 30 से थोड़ा सा आगे ले लेंगे ये 32, और कितना इनके मिड आ जाएगा 5%, तो ये 5। यहाँ से जब हम इसको पॉइंट लेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये वाला। सेम नेक्स्ट उठाएंगे अब हम नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि 60% यहाँ से अब हम ये 60 ले लेंगे, 60 वाला पॉइंट। और इनकी कितने परसेंटेज इनकम अभी निकाली हमने 15, तो ये हमारा 10 और 20 के बीच में, यहाँ हम बीच में ले लेंगे 15। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमारा एक और पॉइंट आ जाएगा ये 50। फिर नेक्स्ट ले लेंगे 80, नंबर ऑफ परसेंट 80%, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 80। और यहाँ से इनके कितने परसेंट इनकम है 35, तो 40 और ये जो 30 है इनके बीच में ये जो पॉइंट है 35। तो यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे लाइन को तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंट द इनकम परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ पर्सन। तो इस तरीके से बाकी पॉइंट भी हम फाइंड आउट कर लेंगे लास्ट में। ये जब ड्रॉ करेंगे इन कर्व्स को तो ये इस डॉटेड डॉटेड एरिया से हमें शो हो रहा है, तो इस तरीके से ये कर्व बन जाएगा। और ये जो 45 डिग्री की जो लाइन दी है इट शोज द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हम लॉरेंज कर्व के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। I hope you understand our today's topic. Thank you.